नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे उर्मिला शिरीष जी की कहानी दीवार के पीछे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए दीवार के पीछे। दीवार के पीछे क्या है? दीवार के पीछे एक लड़का और एक लड़की है। लड़का और लड़की दीवार के पीछे छुपकर क्या कर रहे हैं? दीवार के पीछे छुपे हैं तो स्वाभाविक है कि प्रेम कर रहे होंगे। इन दिनों प्रेम करने वाले जोड़े ही नजर आते हैं। इस उम्र में इसके सिवा करेंगे भी क्या? एक खिसियानी सी हंसी। प्रेम किस तरह? मतलब प्रेम किस तरह किया जाता है? आप भी कैसा मजाक कर रहे हैं? मतलब करीब करीब बैठे हैं, आलिंगनबद्ध हैं, चुंबना लीन है, या ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। तुम भी पकी उम्र की डगाल पर खड़े हो, इशारा समझ गए होगे। एक तंज भरा ठहाका, उत्सुकता भरी बातें और गहरी भेदती दृष्टि। ना वे आलिंगनबद्ध हैं, न चुंबन में लीन, न संभोगरत। वे तो बेचारे डरे सहमे कांपते हुए एक दूसरे का हाथ थामे धरती की तरफ सिर झुकाए एक दूसरे के पांव को देखते हुए खामोश बैठे हैं। खामोशी का ये आलम है कि वाह, इस बुढ़ापे में भी तुम्हारी निगाह इतनी तेज है कि। अच्छा ये बताओ दरबान कि लड़का लड़की का रूप रंग कैसा है? हुजूर, जहां वे बैठे हैं वहां हल्का सा अंधेरा है। उस जालीदार अंधेरे में लड़की का चेहरा चांदनी सा उजला दिखाई दे रहा है और लड़के का चेहरा श्यामल वर्ण का है। नाक नक्श तीखे हैं। इससे ज्यादा और क्या बयान करूं हुजूर? दरबान, क्या लड़का लड़की खूबसूरत हैं? क्योंकि खूबसूरती वो बला है जो इस कायनात की सूरत बदल देती है, तूफान ला देती है, ईमान बदल देती है, और तो और इंसान उसके पीछे पागलों की तरह भागता है। हुजूर, प्रेम में खूबसूरती और बदसूरती कैसी? प्रेम तो अपने आप में खूबसूरत होता है, मलमल सा कोमल। मैं अपनी धुंधली दृष्टि से जहां तक देख पा रहा हूं, लड़का बड़ा जहीन लंबा छरहरा है और लड़की मध्यम कद की आकर्षक। शाम को जब सूरज डूब रहा था और वे दोनों मेरे करीब से निकले थे, तब मैंने देखा था कि उसकी आंखों में प्रेम का सुरूर छलक रहा है। उसकी देह लड़के के स्पर्श के कारण कांप रही थी। वह उसके साथ यूं चल रही थी गोया धरती पर रहकर भी धरती पर उड़ रही हो, जैसे परिंदे उड़ान भरते हैं। बस बस, ये शायराना बातें रहने दो। ये बताओ कि लड़का किस धर्म से ताल्लुकात रखता है? हुजूर, वेशभूषा से तो वह हिंदू लग रहा है। उसके गले में ताबीज पड़ा है, बाएं हाथ की उंगलियों में नग वाली अंगूठियां हैं। पर ये चीजें तो कोई भी पहन सकता है। और लड़की? लड़की मुस्लिम लग रही है, क्योंकि उसने अब भी बुर्का पहन रखा है। अपनी पहचान छुपाने के लिए कोई भी लड़की बुर्का पहन सकती है। हो सकता है। जाओ देख कर आओ कि वे दोनों क्या कर रहे हैं, और पता करो कि उनका मजहब क्या है, उनका ईमान क्या है, वे किस जाति और क्लास से ताल्लुक रखते हैं। दरबान बाहर निकल आया और चंद कदम चलकर एक कोने में स्वयं को छुपाकर खड़ा हो गया। उसकी चाल में वो नशा न था जो उसे दौड़ाता था। लंबी खामोशी, खामोशी में धधकते सवालों के नश्तर। दरबान ने अपने दोनों पांवों को रगड़ा, उंगलियों को ऊपर नीचे घुमाया, कमर में उठती दर्द की लहर को थामने के लिए झुककर दबाया। फिर अपनी टोपी को ठीक करते हुए अपनी निगाहें उस दिशा में बिछा दी जहां प्रकाश की झीनी परत पर लड़का लड़की अधलेटे थे। उनकी परछाइयां टूटी दीवार की ईंटों पर पड़ रही थीं। ईंटों की दीवार झर रही थी। जगह जगह खोखल बन गए थे, जिनमें कबूतरों ने अपना डेरा बसाया हुआ था। कबूतरों ने पर फड़फड़ाए तो वातावरण भी फड़फड़ा उठा। खामोशी के भीतर से गोया आह निकली हो। अनदेखे छोटे छोटे साए पलक झपकते अदृश्य हो गए। यह जगह कोई पुरानी उजाड़ बगीची लग रही थी, क्योंकि कई वृक्षों के ठूंठ मात्र दिख रहे थे। ये ठूंठ गवाह थे कि यहाँ कभी चमन रहा होगा, यहाँ बच्चों की किलकारियां गूंजती होंगी,
जवान जोड़े यहाँ जीवन राग गाते होंगे और बूढ़े लोग जीवन की थकान कम करने के लिए किसी वृक्ष की छांव में सुस्ताते होंगे। अब यहाँ परिंदों के अलावा एक कोने में आवारा बूढ़े और बीमार मवेशियों का ठिकाना था। लड़की ने लड़के के सीने पर सिर टिका लिया। लड़की का चेहरा सुर्ख हो उठा। गुलाबी होठों पर कंपन की लहरें दौड़ गईं। आंखों में चमकते सितारे और गहरी आभा बिखरने लगी। इन जादुई आंखों के सामने लड़के को सारी दुनिया फीकी और बेजान लगती है। लड़का अनिमेष उसकी आंखों में देखता रहा, फिर फुसफुसाकर बोला, आखिर तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम्हें पछतावा है? तुम्हें नहीं पता, लड़की ने कांपती आवाज में कहा। पता है, इसीलिए तो सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। हमारी स्थिति उफनती नदी की धारा के बीच फंसने जैसी हो गई है। लेकिन हमारी जिंदगी का क्या होगा? दोनों की निगाहें आसमान की ओर उठ गईं। जहां नक्षत्रों की चमक से आसमान चमक रहा था, वही बेआवाज चमक उन दोनों की आंखों को सहला रही थी। क्या सब कुछ इतना आसान होगा? होगा, भरोसा है, मुझे खुद पर यकीन है। लड़के की आंखें दो दिपदिपाते दीपों में बदल गई थीं। लड़की ने अपनी देह ढीली छोड़ दी। उसकी देह फूल की तरह नाजुक और खुशबू से भरी थी। उसकी देह से उठता खुशबू का झोंका लड़के के माथे, आंखों, नाक, बाहों, कानों और मन पर मचलने लगा। उसकी चमकती आंखों में तैरते भय को लड़के ने अपने होठों में छुपा लिया। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें उसके होठों के नीचे कांप रही थीं। वे दोनों धरती और आकाश के बीच उड़ते रहे, उड़ते ही रहते कि एकाएक तेज झोंका उन दोनों के बीच से गुजरा और वे धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। सपनों ने उनका दामन छोड़ दिया था। अब वे हकीकत की दुनिया में आ पहुंचे। अभी तक तो घर वाले सोच रहे होंगे कि मैं अपनी फ्रेंड के घर में हूं। 8, 9, फिर 10, फिर रात। या खुदा, अम्मी चीख चीख कर घर भर देंगी, छाती पीटेंगी। अब्बू गुस्से से आग बबूला होकर चीजें फेंकेंगे। अम्मी को गालियां देंगे कि वे ही जिद करके मुझे बाहर भेज दी थी। भाईजान अपनी मोटरसाइकिल उठाकर सबके घरों में जाएगा, पागलों की तरह पूछेगा, ढूंढेगा बाजार, तालाब, टॉकीज, कॉलेज, फिर तुम्हारे घर भी जाएंगे। तुम्हें ना पाकर समझ जाएंगे और गुस्से से पागल होकर तलवार और हॉकी उठा लेंगे। कहते कहते लड़की का गला भर्रा आया, आवाज कांपने लगी। वह हवा में तन्हा पके पीले पत्ते की तरह कांप रही थी। आंखों में सिमटे आंसू ओस की बूंदों की तरह चमक रहे थे। यह तो होगा ही, इससे भयानक दृश्य मेरी आंखों के सामने आ रहा है। पर मैं डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं। हमने कस्में खाई हैं, हमने सपने देखे हैं, हमने अपनी राह आप चुनी है। अब हम पीछे नहीं लौट सकते। कहते कहते लड़का सहसा चुप हो गया, क्योंकि सामने एक लंबा साया खड़ा था। दुबला पतला लंबा साया, दोनों हाथ घुटनों की ओर झुके हुए। उसने कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। उसकी चाल ढाल डरावनी लग रही थी। उसने अपनी उपस्थिति से पूरे वातावरण को किसी नाजुक पक्षी की तरह अपनी मुट्ठी में भींच लिया था। कहाँ से आए हो? सीधा सख्त सवाल। खामोश क्यों हो? भाग कर आए हो? दोनों खामोश, भयाक्रांत। तुम जैसी नालायक, बेगैरत, बेवकूफ औलाद ही घर से भाग सकती है। भागकर एक लड़की के साथ इश्क फरमा रहे हैं। वाह, क्या कमाल का काम किया है। दुनिया कहाँ भाग रही है और ये कमबख्त इश्क के लिए भाग रहे हैं। भागो भागो, कितनी दूर तक भागोगे? इश्क के अलावा तुम्हें कोई और काम नहीं सोचा? लड़का लड़की चुप, अपनी अपनी देह को समेटते हुए, अपने को बचाने की तरकीबें सोचते हुए। उधर तुम्हारे घर में कोहराम मचा होगा। माँ बाप छाती पीट रहे होंगे। कल पुलिस में रपट लिखवाएंगे। दोनों खानदान शर्मसार और संतप्त होकर, आग बबूला होकर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, खून खराबे तक पहुंच जाएंगे। उफ, आजकल की बेगैरत औलादें। बोलो, जबान पर ताला लग गया है क्या? इसी दिन के लिए परवरिश की थी तुम्हारी। जी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लड़का बमुश्किल बोला।
इसीलिए भागकर इस खंडहर में छिपे बैठे हो। छी छी, घिसा पिटा जुमला। हमारे परिवार वाले रजामंद नहीं होंगे, वे कभी नहीं मानेंगे। इस बार थरथराती आवाज में लड़की बोली। इसीलिए हम दोनों। कहते कहते उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी, आंखें झुक गईं, हथेलियों में पसीना चिपचिपाने लगा। जमीन को छू रहे दुपट्टे का सिरा कपकपाती देह के कारण हिलने लगा आंखों के सामने अंधेरा गिर रहा है और वे दोनों अंधेरे में गुम होते जा रहे हैं। साया एक बड़ी दीवार में बदलता जा रहा था, ऐसी दीवार जो चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत, खुरदुरी, काली और कुरूप थी। तुम्हारे इस नापाक इरादे के लिए मानेंगे भी क्यों और कैसे? इज्जतदार लोग होंगे। साय ने वितृष्णा के साथ कहा, तू बदजात लड़की अपनी कौम की नाक कटवा रही है। हमारी कौम मुसीबत में है, अलग थलग है। आज उसे तुम जैसे लोगों की जरूरत है, मगर तुम तो इश्क फरमा रही हो बेहयाई से। अब तक उस साय का चेहरा दिखने लगा था, साफ गोरा चिट्टा चेहरा, हल्की सी तराशी हुई दाढ़ी, तीखी नाक, हल्के से मोटे होंठ जो बंद होने पर सूखी छाल की तरह सिकुड़ जाते थे। उसके साफ सपाट चेहरे पर क्रूरता के भाव साफ झलक रहे थे। उसका पूरा व्यक्तित्व ही खौफ और बर्बरता की अनुभूति करवा रहा था। देखो बरखुरदार, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले करूं, चुपचाप अपने अपने घर लौट जाओ, वरना तुम दोनों के परिवारों को बुलाकर तुम्हें सौंप दूंगा। प्रेम का भूत उतरने में समय नहीं लगता। साय ने गरजती आवाज में आदेश दिया और पलटकर दूसरी तरफ चला गया। उसके पांवों की धमक दोनों के दिलों में पत्थर तोड़ने की आवाज पैदा कर रही थी। उन दोनों ने अपने अपने सीने पर हाथ रखा और तेज होती धड़कनों को दबाया। लड़का लड़की एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। साय की उपस्थिति और बातों से उन दोनों की जान हलक में अटक गई। जब साया अदृश्य हो गया तो दोनों ने एक दूसरे को संभाला। कौन था? यहां से भागना चाहिए, जल्दी से भाग चलो। बदहवास से भागते हुए खंडहर के दरवाजे तक आ पहुंचे। दरवाजे के बाहर सड़क पर लोगों की आवाजाही थी। गाड़ियां, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बसें भागती जा रही थीं। किसी राजनीतिक दल का नेता उस रोड से गुजर रहा था, जिसकी जय जयकार से आसमान गूंज रहा था। लेकिन उन दोनों के भीतर साय की बातें दरदरा रही थीं। आंखों के सामने हजारों साय आ जा रहे थे। लग रहा था हजारों हाथ पीछे से जकड़ लेंगे। इस भीड़ में घुस जाते हैं। नहीं, उन लोगों ने हम दोनों को देखा है। हो सकता है वे हमारा पीछा कर रहे हों, इसलिए चलकर रात वहीं गुजारते हैं, दरबान को पटाते हैं। सुबह होते ही हम यहां से निकल भागेंगे। वे उल्टे पांव लौट पड़े। खंडहर के भीतर अंधेरा बढ़ गया था। परिंदों के परों की फड़फड़ाहट, कुत्तों के भौंकने की आवाज, सुअर के बच्चों का भुचिर भुचिर करना, चूहों का रुक रुक कर भागना, चमगादड़ों का पंख फड़फड़ाना, सांप बिच्छू, कीड़े मकोड़ों के रेंगने की आवाज, घास पत्तों की सरसराहट, एक नहीं कई कई रहस्यमयी अनसुनी अजीब सी आवाजों का हृदय भेदता धमकता शोर, सब मिलाकर डरावना माहौल बना रहे थे। पर इस समय यह माहौल ही उन्हें सुरक्षित और आत्मीय लग रहा था। दरबान अपनी जगह से गायब था। कहाँ गया? अब क्या होगा? चिंता मत करो, बस एक रात की बात है। जैसे वाक्यों को होठों ही होठों में बुदबुदाते वे दोनों पीछे वाले चबूतरे पर जा बैठे। यह जगह साफ थी, सुरक्षित थी। पेड़ की ओट थी जिसके पीछे वे छुप कर बैठे थे। वे तो बस इस काली डरावनी रात्रि के बीतने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये रात निर्णायक रात थी, उन दोनों के सपनों की रात, उन दोनों के जीवन की रात, उन दोनों के प्रेम में सफल असफल होने की रात। दरबार! साया चीखा। साय की आवाज से चारों तरफ हलचल सी मच गई। एकाएक ही दरबान दौड़ा दौड़ा आया। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कब कौन कहां से निकल आता है और यकायक अदृश्य हो जाता है। यह जमीन थी या दरिया या समंदर, जिसमें से नई नई चीजें उभरती थीं या डूबती थीं। जी हुजूर, क्या वे दोनों चले गए? चले गए होंगे हुजूर, दिखे तो नहीं। ठीक से देखो, ऐसा न हो कि उन दोनों को पुलिस ढूंढती हुई यहां तक आ पहुंचे। वे यहां तक पहुंचे कैसे?
क्या पूरे शहर में यही एक जगह मिली थी उन्हें? और हाँ, जरा भी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? ऐसे कई नौजवान मेरी निगाह में हैं जो अपने परिवार के लिए घर परिवार को छोड़ भगोड़ों की तरह मुंह छुपाकर तबाह हो गए। दरबान, इन्हें मुआफी नहीं दी जाएगी। ये किसी लक्ष्य के लिए नहीं, अपने लिए जी रहे हैं। इनका अपने और अपने परिवार के लिए कोई सपना नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन्हें कुत्ते की मौत मिलनी चाहिए। ये उस परिवार के लिए, समाज के लिए बोझ हैं, कलंक हैं। इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। इस लड़की को सजा मिलनी चाहिए, वरना न जाने कितनी लड़कियां इन आवारा छोकरों के साथ भागती रहेंगी। दरबान मन ही मन बुदबुदा रहा था। जाओ ढूंढो और मुझे खबर करो। जी। दरबान लाठी टेकता हुआ उसी दिशा में इस तरह चल रहा था गोया कि चप्पा चप्पा छान रहा हो। लड़का लड़की ने अपने को केंचुए की तरह समेट लिया। अगर दरबान ने देख लिया, अगर देखकर शोर मचा दिया, अगर शोर सुनकर वह साया आ गया तो, अगर साये ने उन्हें पुलिस को सौंप दिया तो, अगर पुलिस ने घर वालों को खबर कर दी तो। लड़का इससे आगे सोच नहीं पाया। उसका सिर चकराने लगा। वे खरगोश की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। दीवार के पार जहां सघन अंधकार था, बढ़ते अंधकार में यह भी दिखाई नहीं दे रहा था कि जमीन कच्ची है या पक्की, दीवारें ऊंची हैं या नीची, दरवाजे खुले हैं या बंद, और बाहर भागने के रास्ते खुले हैं या बंद। उन्होंने एक दूसरे को जोर से आलिंगनबद्ध किया कि अगर कोई पीछा कर रहा होगा या यकायक हमला करेगा तो एक साथ मारे जाएंगे या एक साथ पलटवार करेंगे। उनकी सांसें तेज तेज चल रही थीं, धड़कनें सुनाई दे रही थीं। लड़की का बुर्का वहीं उलझकर फट गया था। उसके बाल खुल गए थे, चेहरे पर बदहवासी छा गई थी। कभी लगता मौत सामने खड़ी है और कभी लगता जागते हुए सपना देख रहे हैं। अब क्या होगा? बस ये रात बीत जाए। कोई आ रहा है, देखो उधर से। उन दोनों ने देखा जिस ओर लंबा साया गया था उसी तरफ से कुछ लोग दबे पांव चले आ रहे थे, हल्की सी रोशनी पांवों की तरफ फेंकते हुए। उनके कद लगभग एक जैसे थे। उनकी काया इकहरी थी, लंबे लंबे कुर्ते पहने हुए थे। उन्होंने अपने हाथों में कुछ बांध रखा था। यह जगह सुरक्षित नहीं है, यहां जरूर कोई गैर कानूनी काम चल रहा है। हमें क्या, हमें तो यहां से निकल जाना है। वो साया क्या कह रहा था कि हमारा लक्ष्य क्या है? क्या केवल अपने लिए जीना? कैसी बकवास कर रहा था। चुप रहो, लड़की घुटी आवाज में बिफरी। फिर लड़के ने देखा दरबान एक लड़के को पकड़े हुए जा रहा है। उसके पांव रस्सी से बंधे और हाथ पीछे। वह बेहद उदास मगर गुस्से में बिफरता, दुबले पतले शरीर को ऐंठता, गोया खुद को तहस नहस कर देगा का भाव लड़के के चेहरे पर नजर आया। देखो, अगर पकड़े गए तो यही हाल तुम्हारा होगा। खुदा के लिए यहां से भाग चलो, भाग चलो मेरी खातिर, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। लड़की सिसक सिसक कर रो रही थी। आवेश में उसकी देह कांप रही थी। सूखे फूल जैसे झरते हैं वैसे ही उसकी आंखों से मौत का खौफ, आंसू और देह से पसीना टपक रहा था। शबाना प्लीज, शबाना, मौका देखते ही भाग चलेंगे, मगर जाने से पहले यहाँ के राज तो जान लें। लड़के को भीतर के राज जानने की उत्सुकता हो उठी। यह स्वाभाविक ही था कि अनजाने, अनदेखे और अस्वाभाविक चीजों, क्रियाकलापों के प्रति उसका युवा मन दौड़ रहा था। तुम्हें क्या, कुछ भी हो, शबाना ने दर्द भरी आवाज में कहा। हम यहाँ कुछ जानने, समझने और देखने के लिए नहीं आए थे। हम तो, कहकर उसने लड़के का हाथ जोर से पकड़ लिया। मैं अभी आता हूं, कहकर लड़का तेज कदमों से उसी तरफ भागा जिस तरफ लंबा साया, फिर 6 लड़के, फिर एक रस्सी में बंधा लड़का गया था। एक दरवाजे के पीछे सब खड़े थे, उस रस्सी बंधे लड़के को घेर कर। सबके चेहरे तने हुए थे, आंखों में क्रोध था, आग थी, हाथ में पिस्तौल थी। उन चेहरों पर कुदरत की सारी बर्बरता चिपकी हुई थी। वे दुनिया से दूर होकर भी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद किए हुए थे। बोलो, लड़की को कहां से भगा कर लाए थे?
मैंने नहीं भगाया, वह अपनी मर्जी से आई है। झूठ बोलता है। जोर की चपत उसके गाल पर पड़ी। लड़का कराहा, रोया, तड़पा और फिर चुप हो गया। उधर परिंदे फड़फड़ाए, कुत्ते भौंके, रोए, चूहे भागे, झींगुरों की आवाजें और तेज हो गईं। आसमान में किसी परिंदे ने पंख फड़फड़ाकर जोर की कीक मारी। बाहर से झांकते लड़के की रूह कांप गई। आखिर माजरा क्या है? यह लड़का भी क्या मेरी तरह भाग कर आया था? अपनी मोहब्बत को लेकर, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जमाने से झूठ बोलकर वह भी अपनी राह चलना चाहता था, जहां लेन देन न हो, सौदेबाजी न हो, बड़े बड़े वायदे न हो, महंगी चीजें न हो, न लड़की का रूप रंग कद काठी को लेकर नाक भौं सिकोड़ने वाले मीन खेज दिखाइए न हो। पर उन सबको छोड़कर भागो तो इधर पकड़े जाते हैं या पकड़वा दिए जाते हैं। जैसे ये रोता गिड़गिड़ाता लड़का, जैसे मैं पकड़ा गया। लड़की लड़की कहाँ है? शबाना, शबाना को न पकड़ लें, सोचते हुए वह उल्टे पांव भागा। देखा वहां शबाना नहीं थी। शबाना का बुर्का उसके पांव में फंस गया। शबाना नहीं है। उस लड़की की तरह लड़के को चक्कर सा आने लगा। शबाना, शबाना, वह पागलों की तरह चीखा। उसकी पागल चीख ने खंडहर की दीवारों को हिला दिया। उसकी भय भरी चीख खंडहर के आंगन में बिजली की तरह दौड़ गई। उसकी चीख ने आसमान में दरार पैदा कर दी और धरती पर गड्ढे, पत्तों पर लहू जम गया। वह भागता भागता सीधे उसी दीवार के पार उन लोगों के बीच जा खड़ा हुआ। मेरी शबाना कहाँ है? मेरी शबाना कहाँ है? वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके मुंह से थूक टपक रहा था और गालों पर आंसू बह रहे थे। कौन शबाना? एक आदमी ने जोर का धक्का देते हुए कहा। तू यहां कैसे आया? वह मेरे साथ थी, अभी अभी मेरे साथ थी, वहीं वहां। वह अंधेरे में उंगली दिखा रहा था। उस पर उसके आंसुओं का कोई असर न पड़ा, उल्टे वे सब उस पर टूट पड़े। लड़की को भगा कर लाया था? यह उम्र लड़की को भगाने की है या कुछ करने की? दगाबाज, पढ़ने लिखने की उम्र में लड़की बाजी करता है। नहीं, वह मेरे साथ आई थी। जबरदस्ती लाया था, प्रेम मोहब्बत का नाटक करके। नहीं, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। उसका कांपता मैला हाथ गले की कंठी पर जा टिका। हम अभी खबर करवाते हैं। जब घर वाले और पुलिस आएगी तो मोहब्बत का भूत उतर जाएगा। इनकी इश्कबाजी तो देखो। मुझे मेरी शबाना लौटा दो प्लीज, लड़का गिड़गिड़ाता हुआ बोला। वह घुटनों के बल यूं बैठ गया गोया किसी बुत के सामने बैठा हो, नतमस्तक, समर्पित की प्राणों की भीख मांगता हुआ सा। यहां क्यों आए थे? किसके लिए काम करते हो? कौन हमारी जासूसी करवा रहा है? ये प्रेमी प्रेमिका का ढोंग छोड़ो और सच बोलो, वरना छुपने के लिए। झूठ बोल रहे हो। मां कसम, सच बोल रहा हूं। पुलिस को क्या बताओगे? लोगों को क्या क्या कहोगे? कुछ भी नहीं, एक शब्द नहीं। कैसे यकीन करें कि तुम खामोश रहोगे? लड़का टूटकर यूं गिरा गोया कटी हुई शाख, लंबी हरी भरी शाख। लंबा साया एकदम सामने आकर खड़ा हो गया था। हल्के से सिर उठाकर आंखें चौड़ी करके उसने देखा कि साये की आंखें चश्मे के भीतर से जानी पहचानी लग रही थीं। ये वे आंखें थीं जो मोहब्बत की चमक को, रंग को, तासीर को, कामयाबी और खुशी को नहीं देख सकती थी। दरिया समुंदर में उठती मोहब्बत की इंद्रधनुषी लहरों को नहीं देख सकती थी। ये अनंत आसमां में उड़ते परिंदों की उड़ान में झलकती मोहब्बत को भेद देती थी। ये आंखें हर मस्जिद, हर मंदिर और हर उस जगह पर तैनात थी जहां मोहब्बत करने वाले मिलते हैं, जहां दुआ और प्रेम का संगीत बजता है, जहां रंगीन फूल खिलते हैं, जहां सूरज और चांद अपनी आभा बिखेरते हैं, जहां जन्नत सा सुकून और सदा शैता की अनुभूति होती है, जहां सांसें पराग कणों से महक उठती हैं, जहां आंखों में जलते दिए दिलों में उजास फैलाते हैं। शबाना को छोड़ने की कीमत चुकाओगे? शबाना तुम्हारी राजना है या प्रेमिका, या हथियार, या खिलौना, या मस्ती करने का शगल? शबाना को मानव बम बनना होगा। यह नहीं हो सकता। मैं और शबाना साथ साथ जिएंगे, मरेंगे। सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है।
हमने गुनाह नहीं किया मोहब्बत करके। सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। या तो तुम मोहब्बत नहीं करते या मोहब्बत की अहमियत नहीं समझते। कैसी कुर्बानी? शबाना की सलामती चाहते हो? उसे जिंदा देखना चाहते हो या उसे भेज दें कैंप में? नहीं। या चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई केस न चले लड़की को अगवा करने का और बलात्कार करने का, मारने पीटने का, उसकी भी बदनामी ना हो, मामला रफा दफा हो जाए। यह सब तुम्हारे ऊपर है, सोच लो। नहीं सोचा तो तो तुम्हें हमारा काम करना होगा। हम शबाना को सही सलामत उसके घर पहुंचा देंगे। उसकी आवाज अब धीमी हो गई थी। मैं शबाना को देखना चाहता हूं। शबाना को लाओ। उसने जोर की आवाज लगाई, जैसे दीवारों के कान हों और दीवारें उस पार उसका आदेश पहुंचा रही हूं। आदेश सांप की तरह खिसक रहा था। लड़के ने देखा कि मुंह पर पट्टी बंधी एक लड़की घसीटती हुई चली आ रही है। उसके चेहरे पर लाल नीले निशान थे, आंखों में आंसुओं का सैलाब। खौफ के कारण वह नीली पड़ गई थी। इन कुछ ही पलों में वह फूल की तरह मुरझा गई थी। उसकी देह, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह पहली बार घर से भागी थी और भागकर जीवन के सबसे खौफनाक और बदसूरत अनुभव संसार में आ गिरी थी। शबाना! वह तड़प कर चीख पड़ा। हम लोगों को छोड़ दो प्लीज। वे दोनों उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे। उनकी आवाजें दबती जा रही थीं। उनका हौसला टूटता जा रहा था। दरबान, लड़की को वापस ले जाओ, वह आदमी बेरुखी से बोला। लड़का एकाएक खड़ा हो गया और तेजी से लड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन बीच में खड़े शख्स ने उसको पकड़कर दीवार से दे मारा, ऐसे जैसे गेंद को। शबाना चीख पड़ी, लगभग मूर्छित सी होकर वहीं ढह गई। कई लोग उसके आसपास कौवों की तरह मंडराने लगे, उसको नोचने की मुद्रा में। नहीं, मुझे मंजूर है। आप शबाना को उसके घर भेज दीजिए। मैं अकेली नहीं जाऊंगी। खुदा के वास्ते उसे छोड़ दो, छोड़ दो, रहम करो। मैं हाथ जोड़ती हूं, प्लीज प्लीज। क्यों दरबान, ऐसा क्यों होता है कि एक प्रेम कहानी में लड़का हिंदू होता है और लड़की मुस्लिम, या लड़का मुस्लिम होता है और लड़की हिंदू? दोनों साथ में उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, दुआएं लेते देते हैं, पर जब प्रेम, मोहब्बत और निकाह की बात आती है तो दोनों को भागना पड़ता है, भागकर छुपना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है और उस तरह के लोगों के बीच में आकर गिड़गिड़ाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है दरबान? हुजूर, मैं अपनी अल्प बुद्धि से क्या बताऊं? आप जानकार हैं, सब समझते हैं। चलो ठीक है। कई दफे यह भी होता है कि लड़का अमीर है, लड़की गरीब, या लड़का गरीब है और लड़की अमीर, तब भी प्रेम विवाह नहीं करने दिया जाता। क्या दो प्राणियों के लिए प्रेम ही काफी नहीं होता? ये बंधन क्यों? इन बंदिशों के लिए कौन जिम्मेदार है? हुजूर, आप बेहतर बता सकते हैं। चलो ठीक है। ऐसा भी क्यों होता है कि लड़का उच्च जाति का होता है, लड़की निम्न जाति की, या लड़का निम्न जाति का होता है और लड़की उच्च जाति की, तब भी प्रेम विवाह क्यों नहीं होने देते हैं? क्या खुदा ने ऊंच नीच का ठप्पा लगाकर भेजा था? परमात्मा के यहां ऐसा भेदभाव तो नहीं होता। ये क्लास किसके दिमाग की उपज है? कौन है इनका मालिक? हुजूर, मैं क्या जानूं? न मैंने प्रेम किया है न विवाह। तब भी तुम इन दोनों को भागने का मौका दे रहे थे। क्यों? क्या लगते हैं ये तुम्हारे? नहीं तो हुजूर, मैं तो इन्हें पकड़कर आपके हवाले करने जा रहा था। आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो आपका बंदा हूं, आपका गुलाम। दरबान पसीना पसीना हो उठा। दरबान, अगर हमारी चंगुल से भूले भटके, सताए, बेघर, बेसहारा प्रेमी प्रेमिका इसी तरह भागते रहे तो हमारा काम कैसे चलेगा? प्रेम में पागल, प्रेम में असफल, प्रेम में जीने मरने वाले ये अमर प्रेमी हमारे लिए कुर्बानी देने वाले बकरे होते हैं। बकरे, समझे दरबान? भागते हुए प्रेमी कच्ची मानसिकता के होते हैं, भावुकता से भरे, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले। दुनियादारी की तमीज नहीं होती। सब कुछ भूलकर वे एक दूसरे के लिए फना हो जाते हैं। बस यही वक्त होता है जब इन्हें तोड़ लो, इनका इस्तेमाल कर लो,
इनसे जो चाहो जैसा चाहो काम करवा लो। इन्हें अपना प्रेम, अपनी मोहब्बत दुनिया में सबसे कीमती लगती है। जी हुजूर। दरबान के भीतर पसीना बह रहा था। इससे पहले कभी वह इतना ना तो घबराया था, ना पसीना पसीना हुआ था, और ना ही उसने खुदा से माफी मांगी थी। तो अब क्या करना है? आपके आदेश का पालन, दरबान ने खखारते हुए कहा। शबाना को दीवार के पार एक अंधेरे बदबू भरे कमरे में बंद कर दिया गया था और लड़के को वहीं छोड़ दिया गया था जहां साया का हुक्म चलता था, यानी लंबे साय के सामने अंतिम प्रार्थना के लिए, अंतिम कुर्बानी के लिए, अंतिम इच्छा के लिए। तो तुम शबाना को कितना चाहते हो? साया लड़के के आंखों के भीतर नश्तर चुभाती नजरों से देखते हुए बोला। अपनी जान से ज्यादा, लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। शबाना तुम्हें कितना चाहती है? अपनी जान से ज्यादा। क्या खूब, वाह क्या खूब। हाँ हाँ हाँ, दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी जानों से ज्यादा चाहते हो। तो गौर से सुनो, हमने फैसला किया है कि सुबह होने के पहले शबाना को उसके घर पहुंचा दिया जाएगा और तुम्हें अपने मिशन पर। मिशन? कैसा मिशन? लड़के की आवाज कांपने लगी। हाँ, तुम्हें हमारे मिशन को अंजाम देना होगा, वरना सोच लो शबाना के बारे में, अपने परिवार के बारे में। क्या करना होगा? लड़का जिज्ञासु हो उठा। तुम्हें इन बमों को भीड़ भरे बाजार में रखना है। साय ने एक थैले की तरफ इशारा किया। ऐसे कई थैले तैयार किए जा रहे थे। थैले को देखकर लड़का भीतर तक सहम गया। सैकड़ों उजड़े बिखरे जले कटे फटे चिथड़े शरीर और सामान उसकी आंखों के सामने घूम गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा, लड़का हिम्मत करके बोला। तो शबाना और तुम दोनों का क्या हश्र होगा जानते हो? कल्पना भी नहीं कर सकते, साय ने धमकी भरी आवाज में कहा। जानता हूं, आप हम दोनों को मार ही डालेंगे ना। तुम्हारी मोहब्बत झूठी है, तुम झूठे हो, मक्कार हो, तुम कमीने हो, तुम खुदगर्ज हो, तुम केवल अपने लिए जीना चाहते हो। तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। हमारा मिशन कितना बड़ा है, कितना जरूरी है। साय की आवाज ऊंची होती जा रही थी। हाँ, मैं झूठा हूं, मक्कार हूं, स्वार्थी हूं, पर इंसानियत का दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हारे मिशन का हथियार नहीं बनूंगा। लड़का भीतर से भयभीत होते हुए भी ऊपर से साहस दिखा रहा था। साय के आदेश पर कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया था। लड़के ने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। बेदम होकर भी वह पूरा दम लगाकर अपने को छुड़ा रहा था। वह साय की तरफ झपटा, झपटता, हाथ उठाता, हाथ उठाकर उसको धकेलता, धकेलकर खुद अलग होता कि उसके पहले ही उसके सिर पर एक झटके से ऐसे वार कर दिया गया जैसे जानवर की गर्दन पर पैनी छुरी। हल्की हल्की मूर्छा में तड़पता वह शबाना शबाना पुकार रहा था और उसे घसीटते हुए उधर ले जाया जा रहा था जहां शबाना कैद थी। शबाना, तुम इसका मिशन पूरा मत करना, बिल्कुल नहीं, कहते कहते लड़का नीम बेहोशी में डूब गया। दूसरे दिन के अखबार में खबर छपी थी, शहर को एक बड़ी घटना से बचा लिया गया है। 2 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए, जिसमें एक लड़की थी और एक लड़का। लड़की शायद मानव बम भी हो सकती है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो रही है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।